जब मैंने अपने पापा से कहकर अपना ब्लैक कार्ड बंद करवा दिया तो मेरी कॉलेज की सबसे हॉट गर्लफ्रेंड एक ऐसी जगह जहां पर हेड बिल हजारों में आता है, वहां बिना पैसे दिए खाना खाने के चक्कर में लगभग जेल जाने वाली थी। मैं अपने प्राइवेट रूम में बैठा था और उसके लगातार आ रहे हेल्प के मैसेजेस देख रहा था। डू जिए, आज हमने जीवो का बर्थडे मनाने का प्लान किया था, तूने कार्ड क्यों बंद कर दिया? तू अभी कहाँ है? जल्दी आकर बिल पे कर, यहाँ 1 जून लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तू जल्दी आना वरना मैं आगे से तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुझे ऑर्डर देती हूँ, अभी मेरा फोन उठा। मैं गुस्से से हंस पड़ा। मेरे पैसों पर ऐश करती है और ऊपर से इतनी अकड़। क्या इसको अभी भी लगता है कि मैं वही बिना औकात वाला कुत्ता हूँ जो इसके पीछे भागेगा? लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। पिछली जिंदगी में देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद मैं पागल हो गया था और इस गांव की लड़की के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता था। वो मेरे पैसे उड़ाती थी लेकिन सबको यही बोलती थी कि मैं उसका चमचा हूँ और मुझे नौकर की तरह यूज करती थी ताकि मैं उसकी और उसके नए आशिक की खिदमत कर सकूं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी शादी के बाद उसने मेरी फैमिली की कंपनी भी हथिया ली थी और आखिर में मैं और मेरी बेटी एक पैसा ना होने की वजह से सड़क पर कुत्तों की मौत मारे गए थे। फोन के रिंगटोन ने मुझे मेरी इन यादों से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने कॉल उठाया उस तरफ से वही औकात भरी और ऑर्डर देने वाली आवाज आई, दूजिए, जल्दी आकर बिल पे कर। मैं फोन पकड़े हुए थोड़ा साइड में गया। खर्चा मैंने तो किया नहीं है तो मैं बिल क्यों भरूं? लियू चिंगशुआंग को लगा जैसे मैं बदल गया हूं। पहले तो मैंने 8+1 होटल बुक करने से मना कर दिया और अब मैं बिल भरने नहीं आ रहा था, जबकि सुबह ही मैंने लाइब्रेरी में उसके लिए सीट रिजर्व की थी और उसके और श्याओ जिबो के लिए मिल टीवी लाया था। तो लाइब्रेरी में एक छोटी सी नींद लेने के बाद उठने पर मैं बिल्कुल दूसरा इंसान कैसे बन गया? उसके सामने 8+1 होटल का मैनेजर बिल पकड़े उनका रास्ता रोके खड़ा था। मिस लियू, प्लीज बताइए, आप फोन से पे करेंगी या कार्ड से? लियू चिंगशुआंग ने हाथ दिखाकर मैनेजर को रुकने का इशारा किया और खुद एक कोने में जाकर धीमी आवाज में बोली, पहले भी तो हमेशा मैं खर्च करती थी और तू बिल भरता था। उसने ये बात इतने हक से कही जैसे उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची ही नहीं थी। तू खर्चा करेगी और मैं बिल भरूंगा? मैं जोर से हंस पड़ा। चमचागिरी करने की वो यादें तो 10 साल पुरानी हो चुकी थी। मैं तो भूल ही चुका था कि मैंने ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें भी की थी। लियू चिंगशुआंग ने जब मेरी हंसी सुनी तो उसके माथे पर शिकन पड़ गई। वो इतनी बुरी मुसीबत में फंसी थी और मैं यहाँ फोन पर इतने आराम से हंस रहा था। दूजिए, तू जल्दी आकर मेरा बिल पे कर वरना मैं आगे से तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। कमाल का मजाक है। बात नहीं करनी तो मत कर। तू खुद को समझती क्या है? मैं तेरा बाप नहीं हूँ। जो पैसा तूने उड़ाया है उसका बिल मैं क्यों भरूं? और वैसे भी तू एक हाथ पैर वाली सही सलामत इंसान है, फिर भी बेशर्मों की तरह हमेशा मेरे पैसे उड़ाती है। तुझे शर्म नहीं आती? पहले उसकी उस झूठी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं ऐसी चुभने वाली बातें कभी नहीं कहता था। उसने हमेशा सबके सामने एक सीधी सादी अमीर बाप की बेटी का नाटक किया था और मैं जो लगातार उस पर पैसे पानी की तरह बहाता था उस वजह से उसको सच में लगने लगा था कि वो किसी अमीर खानदान की शहजादी है। अब जब मैंने उसको उसकी औकात दिखाई तो शर्म और गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया। लेकिन वहां खड़े बाकी दोस्तों और उसके नए नए बॉय टॉय को याद करके जिनको वहां रोक रखा था, उसकी आवाज में फिर से वही अकड़ आ गई। दूजी, मुझे पता है तू अभी मुझसे नखरे दिखा रहा है, बस तू अभी यहाँ आकर बिल भर दे तो मैं तेरा ये गुस्सा भुला दूंगी। लियू चिंगशुआंग, कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे पैसों पर ऐश करने का सपना भूल जा। मेरा पैसा भले ही मैं सड़क पर भिखारी को दे दूं, लेकिन तुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और हाँ, तू नाराज हो या खुश उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पैसों के बिना तेरी जिंदगी नरक बनने वाली है। मैं मजे लेते हुए बोला, तू ना पहले ये सोच कि अपने इस नए आशिक के बर्थडे का ये मोटा बिल कैसे भरेगी, वरना तुम सबको उस डायनेस्टी 8+1 होटल में ही बांध के रख लेंगे और तेरा ये अमीर शहजादी होने का भौकाल सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। इतना बोलकर मैंने सीधा फोन काट दिया। पिछली जिंदगी में जब श्याओ जिबो का बर्थडे था मैं बीमार होने की वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन पार्टी का सारा बंदोबस्त मेरे ही पैसों से हुआ था। अभी अभी वीचैट मोमेंट स्क्रॉल करके मुझे पता चला कि श्याओ जिबो के 20वें बर्थडे के दिन ही इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो इनके धोखे में आ गया। फोन पर कॉल कट होने की आवाज सुनकर लियू चिंगशुआंग बुरी तरह घबरा गई। उसको समझ आ गया था कि जरूर मुझे उसके और श्याओ जिबो के बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा था। उसने सोचा, काश मैंने दोस्तों को फोटो पोस्ट करने से मना किया होता। मुझे बहाना बना देना चाहिए था कि उसको बुरा लगेगा, तो मैं चुपचाप श्याओ जिबो के साथ रह पाती। अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं वापस मुर्गा बनने वाला तो था नहीं, लेकिन 8+1 होटल का मैनेजर वही उसके सिर पर खड़ा था। अभी सबसे जरूरी गेम इस खाने का बिल चुकाना था। ये सोचते हुए उसने जल्दी से फोन निकाला और मुझे एक मैसेज भेज दिया, दूजी, मेरे और जीबो के बीच तू गलत समझ रहा है। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी होटल का मैनेजर हमें जाने नहीं दे रहा है। तू प्लीज मेरी मदद कर दे या फिर किसी तरह उस मैनेजर से मुझे कुछ दिन की मोहलत ही दिला दे। ये सिर्फ टाइम पास करने की उसकी चालाकी थी। उसको लगा कि अगर वो मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई
तो मैं उसकी ऐसी बुरी हालत देखते हुए पिघल जाऊंगा। लेकिन उसे कहा पता था कि मैंने उसके मैसेज को सीन करके भी इग्नोर मार दिया। बाहर खड़े खड़े बाकी दोस्तों के पैरों में दर्द होने लगा था और वो धीरे धीरे बुरा भला बोलने लगे। लेकिन इस जिंदगी में मैं इसके नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लियू चिंगशुआंग मेरी बातें सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी शाओ जीबो एक बड़ी सी झूठी स्माइल फेस पर चिपकाए हुए आया। चिंगशुआंग क्या हुआ? सब कह रहे हैं थक गए हैं, हम निकल सकते हैं ना? लियू चिंगशुआंग की शक्ल पर हवाइयां उड़ रही थी। तभी मैनेजर भी दोबारा वहां आ गया। मिस लियू बोलिए, ये बिल कैसे सेटल करेंगी? शाओ जीबो को तब जाकर झटका लगा कि उन्हें इसलिए रोका गया है क्योंकि बिल पे नहीं हुआ है। उसने लियू चिंगशुआंग को देखा और नोटिस किया कि वो आंखें चुरा रही थी, तो उसने तुरंत मैनेजर की तरफ देखकर थोड़ी हीरो बनने की कोशिश की। मैनेजर साहब, मेरी तरफ से फंड्स थोड़े ब्लॉक हो गए हैं, क्या मैं ये पैसा कल भेज सकता हूँ? 8+1 होटल के मैनेजर ने एकदम सीधा ना में सिर हिला दिया। भाई साहब, माफी चाहता हूँ, मैं भी यहाँ काम करने वाला हूँ, मेरे पास इतना पावर नहीं है। आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स आए हो, ऐसा करो आपस में चंदा इकट्ठा कर लो और पहले ये बिल चुका दो। लियू चिंगशुआ अपने हाथ में पकड़े बिल को देख रही थी। 3 लाख। उसकी मुट्ठी घबराहट से कस गई। बाकी दोस्त भी आकर घेरने लगे। एक बिल ही तो चुकाना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैनेजर पास खड़ा सब देख रहा था। पहले उसको लियू चिंगशुआ के महंगे कपड़े और बैग देखकर लगा था कि वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये 3 लाख तक नहीं निकाल पाएगी। लियू चिंगशुआ ने सिर झुकाकर सोचा और अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल लिया। ये सब मैंने उसे गिफ्ट किया था, काफी महंगा होना चाहिए था ये। मैनेजर जी, मेरी हालत थोड़ी तंग चल रही है अभी, मैं अपना ब्रेसलेट आपके पास गिरवी रखती हूँ, मैं कल आकर बिल भर दूंगी, ठीक है? उसने बस अभी अभी शाओ जीबो के साथ चक्कर चलाना शुरू किया था। वो अपनी औकात किसी भी हालत में उसको पता नहीं चलने दे सकती थी। 8+1 होटल के मैनेजर के चेहरे पर वही प्रोफेशनल स्माइल चिपकी रही। मिस लियू, बहुत माफी चाहता हूँ, हमारी होटल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। शाओ जीबो के दिमाग की घंटियां बजने लगी। ऐसे तो लियू चिंगशुआ पैसे पानी की तरह बहाती थी, तो आज उसके पास 3 लाख भी क्यों नहीं थे? तो वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, किंगशुआ आखिर बात क्या है? मेरा कार्ड तो डूजिए के पास रखा है और अब मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर शाओ जिबो ने राहत की सांस ली। उसको लगा था कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। तो अब हम क्या करें? उसने घबराए हुए लियू चिंगशुआ की तरफ देखा। उसकी औकात एक आम मिडिल क्लास लड़के जैसी थी। महीने की जेब खर्ची बस 1000 रुपए मिलती थी और आज उसका बर्थडे भी था। उसके लिए 3 लाख किसी आसमान के तारे की तरह थे। कोई बात नहीं, घबरा मत, तू और बाकी लोग मेरा यहाँ वेट करो, मैं अभी जाकर पैसे का जुगाड़ करती हूँ। ये बोलकर वो फौरन पैसों का जुगाड़ करने 8+1 होटल से बाहर निकल गई। पिछले कुछ सालों में मैंने उसे काफी सारे लग्जरी ब्रांड्स गिफ्ट किए थे और कुछ लिमिटेड एडिशन बैग्स भी थे। वो सब बेचकर उसके लिए 3 लाख चुकाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उधर मैं अपने मॉम डैड के साथ डिनर करके बाहर निकला तो इत्तेफाक से देखा कि सब दोस्त रूम के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। मेरा इन लोगों के साथ वैसे भी कोई खास रिश्ता नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें इग्नोर करके सीधा निकलने ही वाला था। लेकिन तभी शाओ जिबो की नजर मुझ पर पड़ गई। डूजिए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा तू बीमार है और हॉस्टल में सो रहा होगा। मैं वापस जाते वक्त तेरे लिए केक लाने वाला था। अंकल आंटी नमस्ते, मुझे मालूम नहीं था कि आज आप लोग यहाँ आएंगे, वरना मैं आपको ठीक से इनवाइट करता। माफी चाहता हूँ। मेरे माँ बाप को देखते ही शाओ जिबो फौरन इतनी इज्जत दिखाने लगा जैसे वो कोई बड़ा शरीफ हो। मेरे मॉम डैड को शाओ जिबो ठीक ठाक ही लगता था, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ घूमता था। उसको देखकर लगता था जैसे समझदार बच्चा है और उसके बातचीत का ढंग भी सही था। जिबो बेटा, हमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आज तेरा बर्थडे है, हम कुछ गिफ्ट नहीं ला पाए, तेरा बर्थडे मुबारक हो। मेरी माँ ने एक क्लास और एलिगेंस के साथ स्माइल की। हालांकि उन्होंने आम कपड़े पहने थे, लेकिन उनका वो अमीर वाला भौकाल किसी से छुपता नहीं था। आंटी शुक्रिया, आप लोग आ गए, मेरे लिए तो उतना ही काफी है, गिफ्ट की क्या जरूरत है? साले की जुबान काफी मीठी थी। मेरे माँ बाप तो उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते ही रह गए। अगर मैं पिछली जिंदगी की चीजें फेस ना कर चुका होता उसकी ये सीधी सादी स्वीट और मासूम शक्ल देकर, तो शायद मैं दोबारा उसके इस नाटक का शिकार बन जाता। बाकी सब दोस्त मेरे मॉम डैड को घूर रहे थे। उनका ये कड़क एटीट्यूड देकर सबके दिमाग में यही था कि ऐसे अमीर खानदान से आने के बाद भी मैं लियू चिंगशुआंग का चमचा क्यों बन गया था। लियू चिंगशुआंग मुझे भाव तक नहीं देती थी, फिर भी मैं उसके आगे पीछे घूमता रहता था और खुशी खुशी इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनता रहता था। अच्छा सुन दूजिए, किंगशुआंग बोल रही थी कि उसके कार्ड तेरे पास है, तू यहाँ नहीं था तो इसलिए होटल का बिल अभी तक भरा नहीं गया है। शाओ जिबो हंसते हुए बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर प्लान कर रहा था कि आज की रात खत्म होते ही वो लियू चिंगशुआंग के सारे कार्ड खुद के नाम कर लेगा, ताकि मैं दोबारा उनके रास्ते का रोड़ा ना बन सकूं। वहां खड़े सभी लड़के लड़कियां मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि मैं एक नंबर का बेशर्म इंसान हूं
जो लियू चिंगशुआंग का कार्ड जेब में डालकर फरार हो गया हो, और इसलिए उन्हें यहाँ इतनी देर खड़ा रहना पड़ रहा था। कई तो सीधे सीधे नाक चढ़ाकर मुझे नीच नजरों से देखने लगे थे, लेकिन मैं एकदम ब्लैंक फेस बना के बोला, कैसा कार्ड? शाओ जिबो को लगा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतने लोगों की भीड़ होने की वजह से वो फट नहीं सकता था, ताकि उसकी बनाई हुई वो शरीफ बॉय वाली इमेज बर्बाद ना हो जाए। किंगशुआंग कह रही थी उसने अपने बैंक कार्ड तुझे दिए थे, अच्छा हुआ तू टकरा गया। वो तुझे कॉल कर रही थी पर लग नहीं रहा था, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं था, इसलिए अब वो तुझे ढूंढने हॉस्टल की तरफ गई है। किंगशुआंग भी ना, बस मेरा एक छोटा सा बर्थडे ही तो है, फिर भी उसको इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी लगता है। शाओ जिबो ने एकदम सिंपैथी कार्ड खेली। किसको पता नहीं था कि मैं लियू चिंगशुआंग को पसंद करता था। वो मुझे जानबूझकर जलाने के लिए ये सब बोल रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं सिर्फ हल्की सी स्माइल करके उसकी बेइज्जती करने वाला हूँ। क्या उसने अपने मुंह से बोला कि उसका बैंक कार्ड मेरे पास है? शाओ जिबो की फट गई जब उसने मुझे गुस्से में नहीं देखा, बल्कि मुझे एकदम शांत और ठीक पाया। वो अंदर ही अंदर चिढ़ गया था, फिर भी झूठी हंसी बरकरार रखी। हाँ भाई, तू जल्दी से कार्ड बाहर निकालना, सब लोग इतनी देर से इधर ही खड़े हैं। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में मेरे लिए दुश्मनी थी। सब समझ रहे थे कि मेरी ही वजह से वो लोग इस होटल में फंस गए थे। मैंने शांत आवाज में बोला, लियू चिंगशुआंग का कोई बैंक कार्ड मेरे पास नहीं है। ये बोलते ही मैंने पलटकर अपने पेरेंट्स को कहा, मॉम डैड आओ हम चले। जैसे ही मुड़ने लगा, मेरी कलाई किसी ने जोर से पकड़ ली। शाओ जिबो को डर था कि अगर मैं चला गया तो लियू चिंगशुआंग बिल कैसे भरेगी। आखिर उसका ही तो बर्थडे चल रहा था, तो वो इग्नोर तो मार नहीं सकता था। डूजिए, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक काम कर, मुझे 3 लाख उधार दे दे, जैसे ही चिंगशुआंग आएगी वैसे ही लौटा दूंगा। जब लियू चिंगशुआंग ने पहले कॉल किया था तो मैंने उनके आगे नहीं उठाया था, इसलिए मेरे पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता था। मेरे डैड जो वही खड़े थे, उन्होंने जेब में हाथ डालकर अपना कार्ड निकालने ही वाले थे जब मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। मैंने सीधा शाओ जिबो की तरफ देखा। तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है कि वो 3 लाख दे देगी? अगर वो पैसा ना जुटा पाई तो तू खुद भी अपना बिल चुका नहीं पाएगा। शाओ जिबो काफी गरीब बैकग्राउंड से आता था और ये डिटेल मुझे पूरी तरह पता थी। मेरी इतनी चुभने वाली सच्चाई सुन के शाओ जिबो की बोलती बंद हो गई, पर साले ने फिर वापस अपने चेहरे के भाव ठीक किए। दूजिए, तू और चिंगशुआंग एक ही जगह से हो, तुझे तो पता होगा उसका परिवार काफी अमीर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो 3 लाख भी न चुका पाए। अगर लियू चिंगशुआंग की फैमिली अमीर नहीं होती तो तू उसके पीछे कुत्ते की तरह हमेशा क्यों घूमता? शाओ जिबो अपने दिमाग में यही सोच रहा था। मेरे डैड उसको कुछ बोलने वाले थे, पर मेरे एक इशारे ने उनको रोक दिया। मैंने नीचे अपनी घड़ी की तरफ देखा। तू बोल रहा है कि वो मुझे ढूंढने गई है? ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। आज मैं तुम सबको खुद दिखाऊंगा कि उसका बैंक कार्ड आखिर मेरे पास है या नहीं। मेरा ये भौकाल वाला कॉन्फिडेंस देखकर शाओ जिबो की बोलती बंद हो चुकी थी। साले के पास रोने का नाटक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और फिर फेक स्माइल पेलने लगा और चिंता करने की एक्टिंग करता हुआ बोला, दूजिए, दोपहर में तेरी हालत खराब लग रही थी, अब ठीक है? सॉरी यार, तुझे अकेला रूम पे छोड़ आना पड़ा और हमें यहाँ बर्थडे के लिए आना पड़ा। कमीने ने देख लिया था कि आज मैं कुछ बदला बदला लग रहा हूँ। साथ में पार्टी में बाकी सब स्टूडेंट्स भी थे, इसलिए वो कोई और गड़बड़ नहीं दिखा सकता था। मैं उसका और टाइम वेस्ट होने ही नहीं दूंगा। बस अपना सिर नीचे किया और अपने फोन में लग गया। काफी देर के बाद सारे लोग और गुस्से में आने लगे। हाँ, यहाँ तक कि वो दोस्त जो शाओ जिबो का स्टैंड ले रहे थे, वो भी अब उसको शक की नजरों से देख रहे थे। मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि वो कार में चलकर मेरा वेट करे। आगे जो गेम होने वाला था वो मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। जिबो, तेरी गर्लफ्रेंड आखिर कब आएगी यार? एक लड़के ने तंग आकर बोला। ये सुनते ही शाओ जिबो घबरा गया और अपना फोन निकालकर लियू चिंगशुआंग को कॉल मिलाने लगा, बट फोन बिल्कुल बिजी जा रहा था, कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर परेशान हो गया, लेकिन फेक स्माइल लेके दोस्तों से डर भरा माफी मांगने लगा। फिर उसने अपना सिर मैनेजर की तरफ घुमाया। क्या आप इन सबको जाने दे सकते हैं? हम दोनों यहाँ रुकर वेट कर लेंगे। लेकिन मैनेजर ने गुस्से में सिर हिला दिया। मिस्टर शाओ, अगर बिल पूरा नहीं दोगे तो तुम में से कोई बाहर नहीं जा सकता। अब भीड़ में लोगों ने कंप्लेन शुरू कर दी। क्या नाटक चल रहा है? बर्थडे मनाने आए थे और पैसे का जुगाड़ भी नहीं है, तो फिर इतना बड़ा नाटक क्यों किया? शाओ जिबो की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल बेकार है, काश मैं यहाँ आता ही नहीं। शाओ जिबो तो अमीर लगता था ना, तो अपना बर्थडे का बिल चुकाने में इसकी हवा क्यों निकल गई? उसका तो दूजिए के साथ ठीक रिलेशन था ना। जब दूजिए के पेरेंट्स थे तो उसने चुप क्यों रहा और उधार क्यों नहीं मांगा? सबकी बातें साले के लिए और बुरी होती जा रही थी। शाओ जिबो का औकात वाला भौकाल गिर रहा था। वो मजबूर होकर अपना फोन लेकर कंटिन्यूअसली लियू चिंगशुआंग को मैसेजेस करता रहा, पर लियू चिंगशुआंग का एक भी रिप्लाई नहीं आया। वो और टेंशन में आता चला गया। अगर आज का मैटर वो सॉर्ट नहीं कर पाया तो स्कूल में उसका सारा इमेज खत्म हो जाएगा। वो हमेशा खुद को स्कूल ग्रास मानता था। ये सब सोचते हुए उसने दीवार से टेक लगाए और गेम खेलते हुए मुझे देखा। आखिरकार हिम्मत करके वो मेरे पास चलता हुआ आया। दूजिए, चिंगशुआंग का कुछ पता नहीं लग रहा, वो कांटेक्ट में नहीं है। एक काम कर, मुझे तू ही 3 लाख उधार दे दे। टेंशन मत ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुझे पक्का वापस कर दूंगा। हम दोनों तो बेस्ट ब्रदर है ना, तू ऐसे टाइम पर मुझे मरने के लिए तो नहीं छोड़ेगा ना? मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और एक ठंडी हंसी हंसी। बेस्ट ब्रदर?
तू मेरे पीठ पीछे उस लड़की के साथ चक्कर चला रहा है जिसको मैं पसंद करता हूँ। क्या यही एक बेस्ट ब्रदर का काम होता है? इससे पहले मैं उसको वाकई में एक अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लियू चिंगशुआंग के साथ पहले से ही सेट हो चुका था। शाओ जिबो के चेहरे पर वही बेकार स्माइल थी, एक ऐसी शक्ल जिसको लगता था कि वो जो भी करेगा सब ठीक है। जब क्यूंग शुआंग ने मुझे कन्फेस किया तो मैं भी हैरान था। सच कहूं तो मैं भी उसे पसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि तू उसे लाइक करता था इसलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई बताने की। लेकिन इमोशंस की इस गेम में दोनों तरफ से प्यार होना जरूरी है। जबरदस्ती प्यार तो नहीं मिल सकता ना। जब उसने डिसाइड कर ही लिया कि उसे मेरे साथ रहना है तो आगे छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं बची। जबरदस्ती का प्यार ठीक नहीं होता। मैं जोर से हंसा। अगर मुझे ठीक से याद है तो तू हमेशा मेरे कान में लियू चिंगशुआंग के बारे में बुरी बातें कहता था। तू ही मुझे कहता था कि मैं उसको पसंद करना छोड़ दूं, और अब तू कमीना खुद उसके साथ सेट हो गया। वो ये इमेज बनाना चाहता था कि उसको और लियू चिंगशुआंग को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया है, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मैं उसका ये झूठ पकड़ लूंगा कि वो उसकी बुराई मेरे पास आकर करता था। उस टाइम उसने ये सब इसलिए किया था ताकि मैं लियू चिंगशुआंग को छोड़ दूं और उस कमीने को खुद उसके पास जाने का रास्ता मिल जाए। लेकिन अफसोस, चाहे मैंने लियू चिंगशुआंग के बारे में कितनी भी बुरी बातें सुनी हूं, मैं तब भी पागल की तरह उसके पीछे था। किसी को पसंद करना तो बस एक पल का काम होता है। मुझे भी पहले यही लगता था कि चिंगशुआंग ठीक लड़की नहीं है, कि वो कितनी बुरी है और वो तेरे साथ कितना गलत करती थी। मैं सच में तेरे लिए बुरा फील करता था, लेकिन उसके साथ टाइम बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी अच्छी है। तुझे तो पता ही है, इमोशंस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, वरना तू खुद चिंगशुआंग के पीछे इतने साल क्यों पागल रहता। साले के पास वाकई कमाल की जुबान थी, काले को सफेद बोलने में एक्सपर्ट और मुर्दे को जिंदा कहने वाला नाटक। और ठीक उसी टाइम लियू चिंगशुआंग पसीने से पूरी तरह भीगे हुए 8+1 होटल पहुंची। जैसे ही वो एलिवेटर से निकली उसने मुझे वहां खड़े देखा। वो गुस्से से मेरी तरफ आई। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने अपने कंधे उठकाए। मैं खुद यहाँ रुकना नहीं चाहता था, तेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे रोक रखा है, ये कहकर कि तेरा बैंक कार्ड मेरे पास है। ये सुनते ही लियू चिंगशुआंग की बॉडी एकदम फ्रीज हो गई। उसको सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं मैं उसकी सारी असलियत दोस्तों के आगे खोल न दूं। बर्थडे पार्टी खत्म हुए 2 घंटे बीत चुके थे। दोस्तों ने जब लियू चिंगशुआंग को देखा तो ऐसे लगा जैसे भगवान आ गया हो। सब लोग उसके आसपास जमा हो गए। चिंगशुआंग, तू आखिर आ गई। यहाँ का स्टाफ कह रहा है कि बिल पे नहीं हुआ, किसी को भी बाहर जाने नहीं दे रहे। उसने कोशिश करके खुद को थोड़ा शांत किया, हल्की सी स्माइल की। कोई बात नहीं, मैं अभी सब सेटल करती हूँ। ये बोलकर लियू चिंगशुआंग ने मैनेजर की तरफ देखा। इस क्रेडिट कार्ड में 50,000 है, बाकी का बिल मैं अपने फोन से पे करती हूँ। वो सीधा जाकर मेरे दिए हुए सारे महंगे सामान बेच आई थी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। इस हालत में उसको सडनली याद आया कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते टाइम उसने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया था। शाओ जिबो धीरे से बोला, तूने तो कहा था तेरा कार्ड दूजिए के पास है, तो अब क्रेडिट कार्ड क्यों यूज कर रही है? लियू चिंगशुआंग ने उसे जस्टिफाई करते हुए कहा, मैं पहले बिल पे कर दूं, वापस जाकर तुझे सब बताती हूँ। लेकिन शाओ जिबो इस बात से ठीक फील नहीं कर रहा था। उसने जानबूझकर तेज आवाज में चिल्लाया, डूजिए, चिंगशुआंग बोल रही है कि उसका कार्ड तेरे पास है और तू थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तेरे पास नहीं है। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? इस टाइम शाओ जिबो काफी अपसेट था। अभी भी इस हालत में लियू चिंगशुआंग मेरे सामने से मुझे बचाने का ट्राई कर रही थी। अगर आज का दिन निकल गया तो फ्यूचर में उसे कभी मौका नहीं मिलेगा कि वो लियू चिंगशुआंग का बैंक कार्ड हथिया सके। लियू चिंगशुआंग ने पलटकर शाओ जिबो को देखा। उसकी आवाज में अब थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा ना, हम वापस जाकर बात करेंगे। शाओ जिबो उसकी हालत को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा कि वो मेरे सामने अपने दोस्तों के आगे बेइज्जती होने से मुझे बचा रही है। जब वो आगे कुछ बोलने ही वाला था, मैंने सीधा उसकी बात कट कर दी। लियू चिंगशुआंग, तू वाकई इस बात पे श्योर है कि तेरा बैंक कार्ड मेरे पास है? शाओ जिबो और बाकी सारे दोस्तों की नजरें मेरे साथ साथ सब एक साथ लियू चिंगशुआंग पर टिक गई। लियू चिंगशुआंग को अपनी इमेज बचाने का बहुत शौक था। वो नहीं चाहती थी कि शाओ जिबो और उनके दोस्तों को ये पता चले कि वो एक्चुअली एक फेक अमीर शहजादी है। कैपिटल में सिर्फ मुझे उसकी असलियत और उसकी फैमिली के बारे में पता था। बाकी सबको लगता था कि वो किसी बड़े घर की बेटी है। ये पहली बार था जब उसने अमीर होने का असली मजा चखा था, इसीलिए वो अपनी ये पहचान खोना नहीं चाहती थी। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने अंदर का सारा गुस्सा दबाकर मैनेजर से बोली, मैं पहले जाकर बिल क्लियर करती हूँ। जब लियू चिंगशुआंग मैनेजर के साथ बिल सेटल करके वापस आई तो उसने एक एक करके दोस्तों से माफी मांगी। दोस्तों, माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको इतनी देर रुकवाया। बिल मैंने पूरा सेटल कर दिया है। दोस्तों का मूड वैसे तो पूरा खराब था, लेकिन सब आए ही तो लियू चिंगशुआंग और शाओ जिबो के बुलाने पर थे। अब जब बिल पे हो चुका था तो किसी ने आगे और कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। आखिर आज शाओ जिबो का बर्थडे तो था ही। दोस्त बस निकलने ही वाले थे कि मेरी एक आवाज ने सबको वहां रोक लिया। तुम सबको जाने की इतनी जल्दी क्या है? मैटर तो अभी पूरा सॉल्व भी नहीं हुआ है। अगर कल पूरे कॉलेज को यह पता चल गया कि मैं लियू चिंगशुआंग का कार्ड लेकर बैठा हूं और बिल नहीं भर रहा,
तो इस बदनामी का टोकरा मैं अपने सिर नहीं ले सकता। लियू चिंगशुआंग ने देखा कि मैं किसी भी हाल में इस मैटर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो उसने जल्दी से सभी दोस्तों की तरफ घूमकर कहा, यह हमारा पर्सनल मैटर है। दूजिए शायद मेरे और जिबो के एक साथ होने की वजह से थोड़ा सदमे में आ गया है। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी, फिर भी वो बिना शर्म के इतने आराम से बकवास कर रही थी। मुझे वाकई उसकी इस बेशर्मी पर थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अब अपनी पिछली जिंदगी वाला वो डरपोक और आसानी से बेवकूफ बनने वाला चमचा नहीं रहा था। मैंने एकदम शांति से भौकाल बनाते हुए कहा, दोस्तों मुझे कोई सदमा वदमा नहीं लगा है। मान लिया कि पहले मैं लियू चिंगशुआंग के पीछे पागल था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि ये बस एक पैसे के पीछे भागने वाली गोल्ड डिगर है जिसको अपनी झूठी इज्जत की पड़ी है। ये किसके साथ सेट होती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये जो बोल रही है कि इसका बैंक कार्ड मेरे पास है, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बल्कि सच तो ये है कि जो पैसे ये हमेशा उड़ाती आई है वो सब मेरे होते थे। तुम सब ने हमेशा देखा होगा कि लियू चिंगशुआंग की शॉपिंग का बिल हमेशा मैं भरता था, तो नॉर्मल सी बात है कि तुम सबको यही लगेगा कि इसका कार्ड मेरे पास है। अगर ये ना भी बोलती तो भी सब लोग यही सोचते। ये सुनते ही वहां खड़ी भीड़ में से जोर की हंसी छूटी। दूजिए तू वाकई कितना बेशरम है। चिंगशुआंग जैसी परफेक्ट और खूबसूरत लड़की एक गोल्ड डिगर कैसे हो सकती है? वो अगर कोई नॉर्मल सी पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ लेना तो आराम से महीने का 10,000 कमा सकती है। तू जरा देख चिंगशुआंग कितने महंगे कपड़े पहनती है और क्या यूज करती है, और फिर अपनी औकात देख कि तू क्या पहनता है। तुझे ऐसी बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? लियू चिंगशुआंग ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस एक स्वीट सी स्माइल देकर दोस्तों से बोली, तुम सब वापस चले जाओ, काफी रात हो चुकी है, कॉलेज लौटने में देर होगी तो सेफ नहीं रहेगा। लेकिन मैं इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं था। लियू चिंगशुआंग सिर्फ एक लाइन बोलने में तेरे कितने ही सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। क्यों ना तू अभी सबके सामने ये सच बोल दे कि तेरा कार्ड आखिर मेरे पास है या नहीं। मुझे ऐसे प्रेशर बनाते देख लियू चिंगशुआंग के पास बात घुमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। शायद मुझे याद नहीं रहा, मेरा कार्ड शायद कहीं और रखा होगा जो मुझे अभी मिल नहीं रहा। सब लोगों को अभी भी लग रहा था कि लियू चिंगशुआंग बहुत बेचारी और अच्छी है, कि इस औकातलेस सिचुएशन में भी वो मेरी बेइज्जती ना हो इसलिए बात को दबा रही है। उसकी ये फालतू बकवास एक्सक्यूज सुनकर मैं जोर से हंसने लगा। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तैयार रहना कि तू अपने इस नए बॉयफ्रेंड की आज रात की बर्थडे पार्टी का बिल मजदूरी करके चुकाएगी। और हाँ, जब तू इतनी ही अमीर है तो इन सालों में मैंने तुझे जितने भी गिफ्ट दिए हैं वो सारे मुझे वापस चाहिए। मैं तुझे एक रात का टाइम दे रहा हूँ। इतना बोलकर मैं पलटा और वहां से चल दिया। मॉम और डैड कार में मेरा वेट कर रहे थे। इतनी देर से मुझे नीचे ना आते देख उन्होंने इस डर से कि मैं कहीं फंस न गया हूँ मुझे कई मैसेजेस कर दिए थे। काफी रात हो चुकी थी। सभी दोस्त भी अकेले अकेले कॉलेज की तरफ वापस निकल गए। श्याओ जीबो और लियू चिंगशुआंग एक साथ चल रहे थे। वो अभी भी यही सोच रहा था कि मेरे उन डायलॉग्स का असली मतलब क्या था। लियू चिंगशुआंग जैसी लड़की आखिर एक छोटे से बर्थडे बिल के लिए काम करके उधार क्यों चुकाएगी? उसकी सोच भी बाकी सब दोस्तों जैसी थी। सबको यही लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन लियू चिंगशुआंग के उदास और घबराए हुए चेहरे को देखकर श्याओ जिबो का डरना लाजमी था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और लियू चिंगशुआंग का हाथ पकड़ लिया। लियू चिंगशुआंग ने टर्न किया और उसकी वो मासूमियत भरी शक्ल देखी और एक फोर्स्ड झूठी स्माइल दी। चिंगशुआंग, अभी दूजिए ने जो बातें बोली आखिर उनका मतलब क्या था? लियू चिंगशुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कौन सा गेम खेल रहा हूँ। आज लगातार एक के बाद एक होने वाले कांडों ने उसको ये फील करा दिया था कि मैं कंप्लीटली एक नया इंसान बन चुका हूँ। अब उसे इस बात का डर खा रहा था कि क्या मैं आगे से पहले की तरह उसके इशारों पर नाचूंगा या नहीं। लेकिन अभी वो ताज़ा श्याओ जिबो के साथ सेट हुई थी तो वो उसके दिमाग में अपनी वो परफेक्ट इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, शायद हम दोनों को एक साथ देखकर वो थोड़ा ज्यादा ही सदमे में चला गया है। लियू चिंगशुआंग की बातों ने श्याओ जिबो को थोड़ी राहत दी। वो पैदा ही पहाड़ी गांव की एक गरीब फैमिली में हुआ था। पूरी फैमिली की उम्मीदें उसके कंधों पर थी। अपनी पूरी जान लगाकर उसने किंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और बड़ी मुश्किल से उसने लियू चिंगशुआंग जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की को फंसाया था। अगर लियू चिंगशुआंग किसी अमीर खानदान की बेटी नहीं निकली तो उसकी इतने महीनों की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी ना। मेरे मॉम डैड इन दिनों थोड़े वक्त के लिए इंपीरियल कैपिटल में ही थे, इसलिए मैं भी उनके साथ लॉन्गजिंग गार्डन में शिफ्ट हो गया। ये सिटी के बीचों बीच डू फैमिली का एक आलीशान विला था। पिछली जिंदगी में मैं यहाँ बहुत कमाता था। सही में ऐश करना मेरे नसीब में ही नहीं था। बिना बात की मुसीबतें पालने का शौक था, पर इस जिंदगी में मुझे जरा सा भी रोना धोना नहीं झेलना। अब मैं पूरी तरह अपने इस अमीर खानदान के शहजादे वाली जिंदगी का मजा लूंगा। भले ही डू फैमिली यहाँ हमेशा नहीं रहती थी,
पर विला का ध्यान रखने के लिए हमेशा डेडिकेटेड स्टाफ था। जाओ माँ भी रोंगचेंग से हमारे साथ आई थी। क्योंकि मेरी मॉम को उनके हाथ के खाने की आदत थी तो वो जहां भी जाती थी जाओ माँ को हमेशा साथ रखती थी। जैसे ही मैंने डोर से एंट्री मारी मेरी नजर जाओ माँ पर गई। मैंने बहुत प्यार से उन्हें आवाज लगाई। जाहो माँ ने तुरंत जवाब दिया, छोटे मालिक आप आ गए। जाहो माँ ने डू फैमिली के लिए 20 साल से ज्यादा काम किया था। पिछली जिंदगी में जब डू फैमिली लियू चिंगशुआंग के कब्जे में आई थी तो उसने जाओ माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उस वक्त मैंने उस कमीनी लियू चिंगशुआंग की बात मान ली थी और मुझे वाकई लगा था कि जाओ माँ ने घर में चोरी की है। पर अब दिमाग लगाता हूँ तो ये सब लियू चिंगशुआंग का उन्हें बाहर निकाल फेंकने का एक घटिया बहाना था। सुना था कि डू फैमिली से निकलने के कुछ ही दिन बाद जाओ माँ की डेथ हो गई थी। असल में वो कैसे मरी ये मैं नहीं जानता था। बस उस औरत लियू चिंगशुआंग के लिए मैंने पिछली जिंदगी में अपनी डू फैमिली में सबको डर के माहौल में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ये बातें याद आई मेरी आवाज में एक भारी पछतावा था और मैं बोला, जाओ माँ। मेरी आवाज सुनकर जाओ माँ हाथ में साफ करने वाला कपड़ा पकड़े एकदम घबराई हुई वही खड़ी रह गई। उन्होंने घबराहट में मेरे मॉम डैड की तरफ देखा लेकिन मॉम डैड ने भी ना में सिर हिला दिया। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो गया है। अरे ठीक है, बस 2 महीने ही तो हुए हैं मिले हुए। जो हमें नहीं जानता उसे तो लगेगा कि तुम लोग 10 साल बाद मिल रहे हो, मेरी मॉम ने हंसी मजाक में कहा। तब जाकर मुझे होश आया कि मैं थोड़ा ओवर इमोशनल हो गया था। मैंने शर्म के मारे उनकी तरफ देखा और फौरन पलटकर अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर मैं अपने उस बड़े और मुलायम बिस्तर पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पर लेट गया हूँ। मैंने बहुत लंबे अरसे से इतनी सुकून की नींद नहीं ली थी। पिछली जिंदगी में उस कचरे के ढेर में गुजारा हुआ वो आखिरी 1 साल मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने कई दशकों की सजा काटी हो। जैसे ही मेरी आंख लगने वाली थी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये उस कमीने श्याओ जीबो का मैसेज था। दूजी, तू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैंने तेरे लिए बर्थडे केक बचा कर रखा है। मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया बल्कि मैंने अपना वीचैट मूवमेंट्स खोला। वहां मैंने देखा कि श्याओ जीबो ने एक नया स्टेटस डाला था, 20वां बर्थडे बहुत मुबारक। मेरे 19वें साल की ख्वाहिश आज पूरी हो गई। आखिरकार मैं उसके साथ हूँ जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। और इस कैप्शन के ठीक नीचे उसकी और लियू चिंगशुआंग की चिपकी हुई फोटो थी। मैं उस स्टेटस को बिना पलक झपकाए घूरता रह गया। तो इसका मतलब श्याओ जीबो 19 साल की उम्र से ही लियू चिंगशुआंग के पीछे लटू था और मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। मुझे तो लगता था कि वो लियू चिंगशुआंग से नफरत करता है। मैंने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया तो देखा कि लियू चिंगशुआंग ने भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट लिखकर स्टेटस डाला था और फोटो बिल्कुल वही सेम टू सेम थी। मैंने सीधा उसके पोस्ट के नीचे एक कमेंट ठोक दिया, कल सुबह तक मेरे दिए हुए सारे गिफ्ट्स पैक करके मुझे वापस कर देना याद से। इन पिछले सालों में मैंने इस गोल्ड डिगर पर पानी की तरह पैसे बहाए थे। अगर वो सारा सामान मैं सेकेंड हैंड भी बेचूं तो भी उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब आगे जब उसको मेरा फ्री का एटीएम नहीं मिलेगा तो पक्का लियू चिंगशुआंग उन सब महंगे गिफ्ट्स को बेचकर पैसे जमा करने की सोचेगी। भाई मैं उन चीजों को कचरे में फेंकना पसंद करूंगा लेकिन उस लियू चिंगशुआंग को 1 रुपए का फायदा नहीं लेने दूंगा। ये कमेंट डालने के बाद मैंने सीधा ऐप बंद कर दिया। मैं वापस सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक चेहरा घूमने लगा। गू नियानान, ये वही लड़की थी जिसने पिछली जिंदगी में मेरे आखिरी वक्त में मुझे गले से लगाया था। वो और लियू चिंगशुआंग एक ही क्लास में थे। अगर कॉलेज वाले लियू चिंगशुआंग को डिपार्टमेंट की ब्यूटी विद ब्रेन मानते थे तो गू नियानान कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की असली गॉडेस और टॉपर थी। अभी वो सिर्फ 2nd ईयर में थी लेकिन तब तक उसने यूनिवर्सिटी के लिए कई बड़े नेशनल अवार्ड्स जीत लिए थे। बेशक वो लियू चिंगशुआंग की क्लास में थी पर वो कॉलेज बहुत कमाती थी। तभी मुझे याद आया मेरा और गू नियानान का तो बचपन का रिश्ता तय था पर कॉलेज के पहले साल में ही मैंने इस रिश्ते को लात मार दी थी। मुझे उस वक्त लगता था कि प्यार और शादी फ्रीडम से होनी चाहिए, इसीलिए मैंने गू नियानान के साथ अपनी अरेंज्ड मैरिज तोड़ दी थी। ये रिश्ता तो तभी तय हो गया था जब हम दोनों अपनी माँ के पेट में थे। गू नियानान के दादा दादी ने खुद हमारी शादी फिक्स की थी। मुझे याद है कि पिछली जिंदगी में गू नियानान ने मेरे करीब आने की कोशिश की थी लेकिन मैं उस लियू चिंगशुआंग के प्यार में इतना अंधा था कि मैंने उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। उस दिन के बाद से गू नियानान ने कॉलेज आना और भी कम कर दिया। आज के टाइम पे उसकी एक झलक देखना भी मुश्किल है पर मेरे दिमाग में एक कड़क आइडिया आ चुका था। मेरे मॉम डैड अभी इंपीरियल कैपिटल आए हुए हैं तो लाजमी सी बात है कि वो गू फैमिली के साथ डिनर पर तो मिलेंगे ही। तो उस पार्टी में गू नियानान से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ लियू चिंगशुआंग शावर लेने के बाद उन सारी चीजों को पैक करने बैठी थी जो उसने आज बेची थी। आज होटल में उसकी इतनी बुरी फटी थी कि उसने मजबूरी में मेरे दिए गए सारे लग्जरी बैग्स एक 2nd हैंड ऐप पर डाल दिए थे। खरीदने वालों ने पैसे भी भेज दिए थे लेकिन वो जल्दी में
सामान भेज नहीं पाई थी। अब उसने सोचा कि रात में सब पैक कर देती हूँ ताकि कल सुबह सबसे पहले पार्सल भेज सके। सारा सामान पैक करने के बाद उसने आराम से अपना वीचैट खोला। उसके नए नए ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाले स्टेटस पर लाइक्स और कमेंट्स की बारिश हो रखी थी। उसने कमेंट्स खोले तो सब उसे और शाओ जीबो को गोल्डन कपल बोलकर तारीफों के पुल बांध रहे थे। कोई उन्हें हमेशा साथ रहने की दुआ दे रहा था और कुछ कमीने तो ऐसे थे जो मुझे टैग करके मेरी औकात पर ताने मार रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया, उसकी हंसी एक झटके में गायब हो गई। मेरा वो कमेंट वहां उसके मुंह पर एक थप्पड़ की तरह छप चुका था। उसको लग रहा था कि होटल में मैंने जो सामान वापस मांगा था वो बस गुस्से में भड़ास निकाल रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वाकई सबके सामने उसके पोस्ट पर कमेंट कर दूंगा। कुछ म्यूचुअल दोस्तों ने तो उस कमेंट के नीचे मुझे नंगा करना भी शुरू कर दिया था। उसने चुपचाप मेरा वो कमेंट वहां से डिलीट मारा और झटपट मेरा चैट बॉक्स खोलकर टाइप किया, तूने आज दिन में जो बकवास की उसका मतलब क्या था? और अब तू मेरे स्टेटस पर भी तमाशा कर रहा है? क्या हमारा इस तरह बेइज्जती करना जरूरी है? तूने जो भी गिफ्ट मुझे दिया था वो मैं कब का फेंक चुकी हूँ। अगर इतना ही शौक है निकलवाने का तो जा कचरे के ढेर में ढूंढ ले। ये भौकाली रिप्लाई भेजकर उसने मेरी पूरी चैट हिस्ट्री उड़ा दी और तुरंत शाओ जीबो की चैट खोलकर उसके साथ बाबू शोना करना शुरू कर दिया। उसको 1% भी डर नहीं था कि मैं वाकई उससे अपने गिफ्ट्स वापस मांग लूंगा, क्योंकि पिछली जिंदगी की तरह उसको लगता था कि वो मुझे पूरी तरह जानती है। उसको लगता था मैं अभी भी उसके प्यार में अंधा हूँ और मेरा दिल पिघल जाएगा, वरना आज तक मैं उसके इशारों पर क्यों नाचता। इसीलिए वो इस वक्त आसमान में उड़ रही थी बिना किसी डर के। अगले दिन सुबह कंप्यूटर साइंस के क्लासरूम में बहुत से नए चेहरे थे। शाओ जीबो बेशर्मों की तरह लियू चिंग शुआंग के बिल्कुल साथ वाली सीट पर चिपक कर बैठा था। मैं और वो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, पर वो साला रोज लियू चिंग शुआंग की क्लास में घुसने का बहाना ढूंढता था। ये साफ था कि वो कॉलेज के उन सभी लड़कों को जलाना चाहता था जो उस पर लाइन मारते थे। वो सबको दिखाना चाहता था कि लियू चिंग शुआंग अब उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है। आज क्लास में वैसे भी लगभग डबल लोग आए हुए थे। उसको लग रहा था कि ये सब लोग उसकी इस नए रिलेशन की वजह से उसकी नई खूबसूरत गर्लफ्रेंड को देखने आए हैं। वो अपनी छाती चौड़ी करके और अकड़ के बैठा था। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर ने क्लास में आकर पोडियम पर माइक पकड़ा तो हंसते हुए बोले, अरे भाई, आज ऐसी कौन सी हवा चली है जो हमारी गू नियानेन अचानक से क्लास में पधार आई है? शाओ जीबो ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ी जिसकी हर एक हरकत से अमीर और रॉयल भौकाल झलक रहा था। वो थी गू नियान एन। ऐसी लड़की चाहे कहीं भी हो, पूरी भीड़ का फोकस उसी पर होता है। टीचर के नाम पुकारते ही गू नियान अपनी जगह से खड़ी हुई और स्माइल करते हुए टीचर को विश किया। गुड मॉर्निंग सर। मोहू सर काफी मजाकिया थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में उनका औकात वाला स्ट्रिक्ट रूल था। अगर हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी स्टूडेंट 3 बार से ज्यादा क्लास बंक करता तो उस सेमेस्टर में उसका फेल होना पक्का था। लेकिन गू नियान एन इस रूल का एक अकेली एक्सेप्शन थी, क्योंकि उसकी कंप्यूटर स्किल्स एकदम नेक्स्ट लेवल पर थी। दोनों अक्सर एक साथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर डिस्कशन करते थे। उनका रिश्ता एक टीचर और स्टूडेंट से बढ़कर एक दोस्त जैसा था, जो एक नॉर्मल टीचर स्टूडेंट रिलेशन से कहीं ज्यादा आगे जा चुका था। ठीक उसी वक्त मैं अपनी बुक्स पकड़े क्लास में एंटर हुआ। मैंने सबसे पहले एक नजर लियू चिंग शुआंग और शाओ जीबो पर डाली। शाओ जीबो ने मेरी तरफ हाथ हिलाया, लेकिन उसके इशारे में मुझे अपने पास बुलाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन कमीनों ने मेरे लिए कोई सीट रखी ही नहीं थी। लियू चिंग शुआंग पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाऊंगा और आज भी पहले की तरह उसकी क्लास में टाइम पास करने आऊंगा। मुझे आज थोड़ा अजीब लग रहा था। पूरी क्लास में एक भी सीट खाली नहीं थी। मैंने चारों तरफ देखा, क्लासरूम पहले से ही कचाकच भरा हुआ था। जब मैं परेशान हो रहा था कि अब बैठूं कहाँ, तो मेरी नजर कोने में एक खाली सीट पर पड़ी। उसके बगल में व्हाइट शर्ट पहने एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा एकदम गोरा और साफ था और उसकी स्किन किसी चमकते हुए मोती जैसी थी। मेरी दिल की धड़कन जैसे एक सेकंड के लिए रुक सी गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गू नियान एन थी। ध्यान से देखने पर समझ आया कि ये लियू चिंग शुआंग से हजारों गुना ज्यादा खूबसूरत थी। पता नहीं पहले मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी थी जो मैं लियू चिंग शुआंग जैसी घटिया औरत पर फिदा था। उस खाली सीट पर एक बुक रखी हुई थी। पता नहीं उसने किसी के लिए सीट रोक रखी थी या फिर वो बस किसी को अपने बगल में बैठने नहीं देना चाहती थी। क्या कमाल का इत्तेफाक था ना। मैं अभी यही सोच रहा था कि उससे मिलने का मौका कैसे निकालूं। मेरा दिमाग घूमा और मैं सीधा उसकी तरफ चल दिया। एक भारी और शांत आवाज में उसके कान के पास बोला, हेलो क्लासमेट, क्या यहाँ कोई बैठा है? गू नियान अन ने सिर उठाकर मुझे देखा तो वो एकदम हैरान रह गई। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है। मैंने दोबारा पूछा, क्लासमेट, क्या ये सीट खाली है? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा सवाल ठीक से सुनने के बाद गू नियान अन ने ना में सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, प्लीज बैठ जाओ। असल में ये सीट गू नियान अन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड पेई झिरुओ के लिए रोकी थी। मेरे बैठते ही एक लड़की पीछे वाले गेट से क्लास में आई। जब उसने गू नियान अन के बगल में एक लड़के को बैठे देखा
तो वो वही रुक गई। ये कॉलेज में गु नियान अन की सबसे अच्छी दोस्त थी, पेई जिरुओ। गु नियान अन कॉलेज में कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी, तो जो लड़का उसके बिल्कुल बगल में बैठा हो उसकी औकात जरूर कुछ खास ही होगी। उसने पूरे भरे हुए क्लास को देखा जहां कोई सीट नहीं थी और परेशान होकर अपने माथे पर हाथ मारा और तुरंत गु नियानन को एक मैसेज किया। मेरी महारानी, इस सेमेस्टर की मेरी 3 बंक वाली लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तू एक नंबर की धोखेबाज है जो दोस्ती से ज्यादा लड़कों को भाव देती है। अगर मैं फेल हो गई ना तो तुझे प्रोफेसर के सामने मेरी सिफारिश करनी पड़ेगी। ये मैसेज भेजने के बाद वो पलटी और क्लास से बाहर चली गई। गु नियानन ने पे जीरो का मैसेज पढ़ा तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी हंसी आ गई, लेकिन इस डर से कि कोई देख ना ले उसने तुरंत अपनी स्माइल छुपा ली। मैंने उसकी उस हल्की सी स्माइल को देख लिया था। ऐसी खूबसूरत हंसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसे मैसेज किसने भेजा था? क्या वो कोई ऐसा लड़का था जिसे वो अब पसंद करती है? श्याओ जीबो ने जब मुझे गु नियानन के बगल में बैठे देखा तो वो गुस्से से दांत पीसने लगा। अगर गु नियानन पहले कॉलेज आना बंद न करती तो मैं कभी लियू चिंगशुआंग के जाल में फंसता ही नहीं, और अब मैं सीधा उसके बगल में बैठा था और मुझे उसकी वो प्यारी सी स्माइल भी देखने को मिल गई थी। लियू चिंगशुआंग ने गुस्से से अपना चेहरा घुमा लिया। उसको लग रहा था कि मैं सिर्फ उसको जलाने के लिए नाटक कर रहा हूँ और सोचने लगी कि मुझे बाद में पता चलेगा कि हर कोई उसकी तरह आसानी से भाव देने वाला नहीं होता। मैं हमेशा से कंप्यूटर क्लासेस लेने आता था, लेकिन सेकेंड ईयर में मैंने गु नियानन को बहुत कम देखा था। पता नहीं आज वो अचानक क्लास में कैसे आ गई। शायद ऊपर वाले ने मुझे ये एक नया मौका दिया है। इस नई जिंदगी में मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा। पहले जब मैं क्लास में आता था तो मेरी आंखें हमेशा लियू चिंगशुआंग पर टिकी रहती थी। उसकी खूबसूरती में पागल रहता था और मैंने कभी एक लेक्चर भी ध्यान से नहीं सुना था। लेकिन दोबारा जीने का मौका मिलने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी की तरह अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता। गु नियानन कंप्यूटर डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी बॉस है, इसलिए मैं भी कंप्यूटर स्किल्स मास्टर करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास उससे बात करने के लिए कॉमन टॉपिक्स हों। ऊपर से मुझे पता है कि कुछ ही सालों में एआई का भौकाल आने वाला है और कंप्यूटर इंडस्ट्री पूरी तरह से टॉपर होगी। दू फैमिली का बिजनेस अभी पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल पर चलता है, तो मैं अपनी फैमिली की कंपनी को नए टेक वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। क्लास के दौरान मैंने बार बार हाथ उठाकर टीचर से सवाल पूछे और अपनी बुक में एकदम फोकस के साथ सारे नोट्स बनाए। पूरी क्लास वाकई हैरान थी कि मैं अचानक इतना पढ़ाकू कैसे बन गया। लियू चिंगशुआंग अंदर ही अंदर एक कुटिल हंसी हंस रही थी। उसे लग रहा था कि मैं चाहे कितना भी हीरो बनने की कोशिश कर लूं, वो अब मुझे घास तक नहीं डालेगी। क्लास खत्म होने के बाद मैंने अपने बगल में बैठी गु नियानन को देखा। वो अपनी बुक्स पैक करके जाने की तैयारी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से आज उसको क्लास में देखने का मौका मिला था। पता नहीं अब अगली बार मुलाकात कब होगी। अपनी पिछली जिंदगी के उस भारी पछतावे को ठीक करने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्लासमेट, सुना है तुम कंप्यूटर की एकदम मास्टर हो। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। क्या तुम्हारा नंबर या कॉन्टैक्ट मिल सकता है? पता नहीं उसे मैं याद भी हूं या नहीं। फर्स्ट ईयर में जब डू फैमिली और गू फैमिली का डिनर था तो खाने की टेबल पर मॉम डैड ने हमारी शादी की बात छेड़ी थी। उस वक्त मैंने इस बात का जोरदार विरोध किया था और यहाँ तक कह दिया था कि उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उस वक्त तक मैं उसे कॉलेज में देख चुका था। डिपार्टमेंट में लोग हमेशा उसकी और लियू चिंगशुआंग की तुलना करते थे। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल खराब हो चुका था, इसीलिए मुझे गु नियानन से भी नफरत हो गई थी। लेकिन उस डिनर पार्टी के बाद से मैंने उसे कॉलेज में दोबारा कभी नहीं देखा था। गु नियानन चुपचाप मुझे देखती रही। उसने ना हाँ कहा ना ही मना किया। काफी देर बाद मुझे खुद ही बात घुमानी पड़ी। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। तभी उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपने फोन पर QR कोड ओपन किया। मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अगर ध्यान से ना देखो तो उसकी नर्वसनेस का पता ही नहीं चलता। जैसे ही मैंने कोड स्कैन करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तब जाकर उसने हल्की सी राहत की सांस ली और फिर एकदम नॉर्मल एक्ट करते हुए फोन की स्क्रीन बंद कर दी। स्क्रीन की लाइट उसकी गहरी आंखों में झलक रही थी, एकदम चमकती हुई। गु नियानन मुड़ी और क्लास से बाहर चली गई। मैं अभी भी डर रहा था कि कहीं उसने बस फॉर्मेलिटी के लिए QR कोड ना दिखाया हो कि वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। लेकिन जब फ्रेंड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि लियू चिंगशुआंग और श्याओ जीबो अपनी बुक्स पैक करके निकलने वाले हैं। लियू चिंगशुआंग, रुको, तुम जा सकती हो, लेकिन जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। मेरी आवाज सुनकर जो लोग क्लास से बाहर जाने वाले थे वो सब वही रुक गए। श्याओ जीबो ने अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर वही नकली स्माइल थी। श्याओ जी, कल रात तू हॉस्टल क्यों नहीं आया? मैंने तुझे इतने मैसेजेस किए, तूने रिप्लाई नहीं किया। तू ठीक तो है ना? उसकी ये नकली फिक्र दिखाने वाली एक्टिंग, वाह क्या कमाल की एक्टिंग थी। तभी तो पिछली जिंदगी में मैं इस दोगले के जाल में बुरी तरह फंस गया था। ये नकली नाटक बंद कर। मेरा सामान तैयार है या नहीं? श्याओ जीबो बोला। श्याओ जी, मुझे पता है कि मेरे और चिंगशुआंग के साथ आने से तू गुस्से में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अभी भी दोस्त रहें। लेकिन मुझे इसके साथ बकवास करने का कोई शौक नहीं था। मैं तो आज यहाँ सिर्फ लियू चिंगशुआंग से पूछने आया था कि उसने मेरे दिए हुए गिफ्ट्स वापस देने के लिए तैयार किए हैं या नहीं। क्लास के लगभग सारे स्टूडेंट्स अभी तक वही थे। सब अपनी जगह पर बैठकर ये मुफ्त का तमाशा देखने लगे थे। गु नियानन जो क्लास की कॉरिडोर तक पहुंच चुकी थी,
अंदर का हल्ला सुनकर वो भी वही रुक गई। दूजिए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे जैसे औकात वाले ने आखिर चिंगशुआ को ऐसी कौन सी महंगी चीज दे दी होगी? थू है तुझ पर। ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि जीबो और क्विंशुआ एक साथ आ गए हैं और इसकी जल रही है। मुझे तो लगता है इसने गलती से एक मोजा भी दिया होगा तो वो भी वापस मांग रहा होगा। इसकी शक्ल तो देखो, एकदम गरीब भिखारी लग रहा है। लियू चिंगशुआ और श्याओ जीबो की कॉलेज में इमेज बहुत अच्छी थी, तो जाहिर सी बात है बहुत से लोग उनकी साइड लेकर बोल रहे थे। पहले अगर कुछ भी मैटर होता था तो मैं आगे आकर सॉल्व करता था। ये सारे अच्छे बनने का क्रेडिट खुद ले लेते थे और मैं एक बेवकूफ की तरह इनका बंदूक बनकर इस्तेमाल होता था। अब जब मैं इन भीड़ में खड़े बेवकूफों को देख रहा था जिन्हें लियू चिंगशुआंग ने अंधा कर रखा था, मुझे इन पर सच में हंसी आ रही थी। क्या तुम सबको वाकई ये लगता है कि लियू चिंगशुआंग किसी बड़े अमीर खानदान की बेटी है? मैं सीधा चलता हुआ लियू चिंगशुआंग के पास गया और उसको ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। तो चलो आज मैं तुम सबका ये भ्रम तोड़ देता हूँ। इसने इस वक्त सिर से पांव तक जो भी पहना है वो सब मेरे पैसों से खरीदा गया है। अगर इसकी खुद की औकात की बात करें तो शायद ये अपने पैरों के मोजे तक खुद नहीं खरीद सकती थी। इसने पैरों में जो जूते पहने हैं वो 8,000 के हैं, लेकिन इसके पास कॉलेज की साल भर की 5,000 की फीस भरने की भी औकात नहीं है। अगर मैं ना होता तो ये सपने में भी चिंगई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आ सकती थी। मेरी बात एक तेज चाकू की तरह थी जो लियू चिंगशुआंग के दिल में बुरी तरह से चुभ रही थी। लियू चिंगशुआंग गुस्से से आंखें निकालकर मुझे देखने लगी। दूजिए, क्या तेरा ये तमाशा करना जरूरी है? मैं तमाशा नहीं कर रहा, ये सब तुम दोनों के अपने घटिया कामों का नतीजा है। ऊपर से तू अपने रूममेट्स को मेरे बारे में बोलती थी कि मैं तेरा चमचा हूं। अगर कल मैंने तेरे रूममेट का तेरे स्टेटस पर वो कमेंट ना पढ़ा होता तो मुझे सच में पता नहीं चलता कि तू इतनी घटिया औरत है। मैंने ठंडी हंसी के साथ लियू चिंगशुआंग को देखा। क्योंकि हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं तो जो कपड़े तूने अभी पहने हैं वो मैं तुझे भीख में देता हूं, लेकिन उसके अलावा जो भी गिफ्ट्स मैंने दिए हैं वो मुझे हर हाल में वापस चाहिए। श्याओ जीबो भी जानता था कि लियू चिंगशुआंग का आधे से ज्यादा सामान मेरा दिया हुआ है, लेकिन उसको अभी भी यही विश्वास था कि लियू चिंगशुआंग का बैकग्राउंड मुझसे ज्यादा अमीर है। दूजिए, जो तू कर रहा है ये बहुत ज्यादा नहीं हो रहा? बहुत ज्यादा? मैं ज्यादा नहीं कर रहा। तुम दोनों की बेशर्मी ने सारी हदें पार कर दी है। पिछले 1 साल से तुम दोनों मेरे पैसों पर ऐश कर रहे हो और पीठ पीछे मुझे बेवकूफ बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हो और बोलते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करते। श्याओ जीबो ने पलटकर जवाब दिया, क्या हमने तुझे फोर्स करके पैसे मंगाए थे या हमने चाकू दिखाकर तुझे गिफ्ट देने के लिए मजबूर किया था? जो गिफ्ट दे दिया उसे वापस मांगता है। तेरे जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। श्याओ जीबो पहले से सबको बहुत अच्छा और शरीफ लगता था, ऊपर से उसकी ये भौकाली एक्टिंग का जवाब नहीं। उसके इतना बोलते ही क्लास के सभी लोग दोबारा उसकी और लियू चिंगशुआंग की साइड हो गए। दिया हुआ गिफ्ट भला कोई वापस मांगता है? ये सच में कितना बेशरम है। सही कहते हैं, गरीबों के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे गिफ्ट्स भी वापस मांग रहा है। अगर लियू चिंगशुआंग की फैमिली अमीर ना होती तो क्या वो इतनी महंगी चीजें अफोर्ड कर पाती? ऊपर से चिंगशुआंग को इतने महंगे गिफ्ट्स इस औकात लेस को लेने की जरूरत पड़ती? मैं दोस्तों की इन फालतू बकवास और तानों को सुन रहा था, पर मेरे दिल में एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं पैसे अपनी खुशी के लिए उड़ाता हूँ तो अपने खरीदे हुए सामान के साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उन लोगों की तरह थोड़ी जिनका बाहर से भौकाल एकदम अमीर और हाई क्लास दिखता है, लेकिन असलियत में उनकी जेब से 100 रुपए निकलने की भी औकात नहीं होती। पहले मैं बेवकूफ था, मेरा दिमाग एकदम घास चरने गया था, लेकिन अब मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मैं बस अपनी चीजें वापस लेना चाहता हूँ। तो इसमें आखिर गलत क्या है? लियू चिंगशुआंग एकदम शौक में मुझे देखती रह गई। चेहरा तो वही पुराना था, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड और बोलने का ढंग उस पुराने आशिक जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वो जानती थी। मेरी नजरें सीधी लियू चिंगशुआंग पर लॉक थी। वो एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का नकली ईगो बहुत ज्यादा भरा है। अगर उसने और तमाशा किया तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं था, बल्कि वो पूरे कॉलेज के सामने एक जोक बनकर रह जाती। लियू चिंगशुआंग ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं अभी तुझे सब वापस करती हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं तेरे दिमाग में चलने वाली कोई गोल्ड टाइगर नहीं हूँ। शुरू में तू मेरे आगे गिड़गिड़ाता था कि मैं तेरे गिफ्ट्स रख लूं, इसीलिए मैंने रखे थे। ये सारा सामान वापस करने के बाद मेरी आगे से तुझसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आगे पीछे मंडराना बंद कर देना। इतना बोलकर लियू चिंगशुआंग ने श्याओ जीबो का हाथ पकड़ा और क्लास से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद मुझे श्याओ जीबो का मैसेज आया। उसने बताया कि सारा सामान पैक करके हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे रख दिया गया है। मैं सीधा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे पहुंचा। गेट के पास रखे उस कचरे के ढेर में बहुत सी चीजें एकदम नई थी। कुछ गिफ्ट्स तो ऐसे थे जिनकी पैकिंग तक नहीं खुली थी। अगर मैं इन्हें सेकंड हैंड मार्केट में बेचता तो वहां से अच्छा पैसा मिल जाता, लेकिन मुझे इन चिल्लर पैसों की
कोई भूख नहीं थी, पर उन सबको कचरे में फेंक देना भी बहुत नुकसान वाली बात थी। मैंने कहीं से एक बड़ा सा कपड़ा ढूंढ कर लाया और एक एक करके सारा सामान उस कपड़े पर जमीन पर सजा दिया। आओ आओ सीनियर्स और जूनियर्स, यहाँ से गुजरने वालों, ये मस्त ऑफर मिस मत करना। ये सारा महंगा सामान यहाँ एकदम फ्री में बट रहा है। जिसको भी जरूरत है जल्दी आओ और देख लो। माना कि किंग बे यूनिवर्सिटी कैपिटल सिटी में है और यहाँ अमीर बाप की औलादों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो छोटे और दूर के गांव से दिन रात मेहनत करके आए थे। इस ढेर में रखी हुई एक भी चीज उनके कई महीनों के खर्चे के बराबर थी। कचरे में डालने से बेहतर है कि ये किसी जरूरतमंद को मिल जाए। अब वो इसे सेकंड हैंड मार्केट में बेचे या खुद यूज करे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। जब तक ये सामान उस लियू किंगशुआंग के हाथ में नहीं है, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काफी देर तक वहां नीचे खड़ा चिल्ला चिल्लाकर सबको बुलाता रहा, लेकिन वहां एक भी बंदा चलकर नहीं आया। तभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि इन कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपनी इमेज और ईगो की बहुत पड़ी होती है। अगर उन्हें कोई चीज चाहिए भी होगी तो भी वो बाकी दोस्तों के तानों से डरते थे। पिछली जिंदगी में जब मैं कचरे के डंप में रह रहा था तो कुछ भले लोग मुझे खाना और कपड़े दे जाते थे और मैं उनका दिल से शुक्रगुजार होता था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास न खाने को रोटी थी न पहनने को ढंग के कपड़े। इज्जत और औकात उस वक्त मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जिंदा बचना ही मेरी सबसे बड़ी गेम थी। इन स्टूडेंट्स की हालत मेरी उस हालत जितनी खराब नहीं थी। कुछ लोग सस्ते कपड़े पहनना पसंद कर लेंगे, लेकिन किसी की मुफ्त की चैरिटी लेना उन्हें पसंद नहीं था। ये सब सोचते हुए मैंने एक पेपर का टुकड़ा लिया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया, हेलो सीनियर्स और जूनियर्स। ये सारी चीजें वो हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है। इनमें से बहुत सी तो एकदम नई हैं और कभी यूज नहीं हुई। जिसको जो चाहिए वो QR कोड स्कैन करे और ले जाए। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। वो पेपर वहां रखने के बाद मैं वहां से सीधा गया नहीं, बल्कि मैं कॉलेज की मिल्की वाली दुकान पर जाकर बैठ गया और आराम से मिल्क टी पीते हुए गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर नजर गड़ाए रखी। मुझे यही डर था कि कहीं वो लियू चिंगशुआंग वापस नीचे आकर ये सब उठाकर ना ले जाए। और जैसा सोचा था, थोड़ी ही देर में गर्ल्स हॉस्टल के नीचे भीड़ जमा होना शुरू हो गई। उन सब ने उस ढेर में से अपनी पसंद का सामान छांट लिया, लेकिन उन लोगों ने लालच नहीं किया। सब ने सिर्फ एक या दो चीजें ही उठाई और उसके बाद QR कोड स्कैन करके थोड़ी बहुत पेमेंट डाली और वहां से निकल गए। बहुत ही जल्दी मेरे फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी, पेमेंट रिसीव्ड, 1 रुपया। मैं मिल्क टी शॉप पर आराम से बैठा रहा और मेरे फोन पर पेमेंट आने की नोटिफिकेशन बेल बजती ही चली गई, रुकी ही नहीं। तकरीबन 1 घंटा निकलने के बाद वो सारा का सारा सामान वहां से सफा चट हो चुका था। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि पिछली जिंदगी में मैंने भी बहुत से लोगों से हेल्प ली थी। इसीलिए इस नई जिंदगी में मैं भी दूसरों की हेल्प करना चाहता था। मुझे आज समझ आया कि किसी जरूरतमंद की हेल्प करने में कितनी कड़क खुशी मिलती है। सारा सामान बिक जाने के बाद मैंने झोशु को कॉल घुमाया और उन्हें कार लेकर अंदर आने को कहा ताकि वो मुझे पिक कर सके। दूसरी तरफ लियू चिंगशुआंग अपने हॉस्टल के कमरे में बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। वो अपना सारा महंगा सामान मुझे वापस कर चुकी थी और इधर ऑनलाइन सेकेंड हैंड मार्केट पर जिन लोगों ने खरीदा था वो बार बार उसको डिलीवरी जल्दी करने के मैसेज पेल रहे थे। टेंशन के मारे उसका दिमाग फट रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उनमें से कुछ बायर्स हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। कल उनका ट्रस्ट जीतने के लिए और एडवांस पेमेंट लेने के लिए उसने अमीर दिखने के चक्कर में उनको अपना असली नाम और रूम नंबर बता दिया था। अब जब वो सब उसे मैसेज कर रहे थे और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था तो परेशान होकर वो सारे बायर सीधा उसके रूम नंबर 303 के बाहर आकर भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे।